नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज बात उपचुनाव के कुरुक्षेत्र की, क्योंकि 5 दिसंबर को मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव होना है। लेकिन मैनपुरी में उम्मीदवार को लेकर ऐसा पेंच फंसा है कि सपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया। वही बात करेंगे आजम खान की, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, लेकिन क्या ये राहत उनकी विधायकी बचा पाएगी। वहीं बात करेंगे सपा के एक और विधायक इरफान सोलंकी की, जिन पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है और अब गिरफ्तारी की तलवार ने अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ा दी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात उपचुनाव की, जिसको लेकर यूपी की सियासत तेज हो रही है, क्योंकि इस बार मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली की सीट दांव पर लगी है। ये चुनाव इसलिए भी अहम है, इसमें सपा के एमवाई समीकरण की परीक्षा होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सपा ने अभी तक मैनपुरी में अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया, जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि आज सपा अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा क्या है जो सपा अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने से इतना बच रही है। कहीं इसकी वजह शिवपाल तो नहीं, क्योंकि सपा का खेल खराब करने के लिए अब राजभर ने भी मैनपुरी में हुंकार भर दी है। उपचुनाव का कुरुक्षेत्र, मैनपुरी में फंसा पेच। सपा कब करेगी उम्मीदवार का ऐलान? भाजपा ने बताया मैनपुरी फतेह का प्लान। मैनपुरी के दंगल में राजभर की एंट्री, किसके लिए खतरे की घंटी। उत्तर प्रदेश एक बार फिर चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। फिर एक बार राजनीतिक दलों की साख दांव पर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जहां मैनपुरी लोकसभा में चुनाव होना है, वहीं आजम खान की सदस्यता जाने के बाद रामपुर की सदर सीट भी दांव पर है। इसी के साथ एक लड़ाई पश्चिमी यूपी के पावर सेंटर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होनी है, जहां भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद चुनाव हो रहा है। मतलब एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होगा। लेकिन इस चुनावी जंग में सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी की हो रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। जबकि पिछले 3 दिनों से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और अब सवाल बड़े हो गए हैं कि क्या इसके पीछे शिवपाल यादव तो वजह नहीं है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव ने फिर एक बार अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो न सिर्फ खुद को असली समाजवादी बता रहे हैं, बल्कि उनके तेवर मैनपुरी में अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच है, अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। मैनपुरी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि माना यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का नाम उम्मीदवार के तौर पर मैनपुरी में फाइनल है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी मैनपुरी चुनाव में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती और इसीलिए शिवपाल यादव को मनाने की परिवार में पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे इस चुनाव में जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहने पाए। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि यादव वोटर के बाद मैनपुरी में शाक्य वोटर सबसे निर्णायक भूमिका में है। बड़ी बात यह है कि 2019 में भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के सामने प्रेम सिंह शाक्य को मैदान में उतारा था। मतलब एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी मैनपुरी में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन भाजपा लगातार मैनपुरी में कमल खिलाने का दम भर रही है,
क्योंकि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसकी नजर समाजवादी पार्टी के इस अवैध किले पर टिकी है, जिसे फतह करने के लिए भाजपा हर रणनीति अपना रही है। मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव होना है और खतौली का और रामपुर का विधानसभा का उपचुनाव होना। हम लोगों ने अपने संगठन को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना और हमने अपने निचले स्तर पर अपने संगठन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की बैठक करके क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। हमने अपने संगठन के वरिष्ठ लोगों को हम लगाएंगे चुनाव में और बाकी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के और अपनी सरकार के काम को नीचे तक हम लोग ले जाते हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे आजमगढ़ जीते थे, रामपुर जीते थे, उसी तरीके से जनता के प्यार और आशीर्वाद से, समर्थन से बाकी भी बाई इलेक्शन सब जीतेंगे। बात गढ़ की तो कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर भी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। तीनों समाजवादी पार्टी के हाथ में नहीं है। और रही बात मैनपुरी, तो मैनपुरी में इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। कारण यह है कि मैनपुरी के भी विधानसभा के चुनाव में 2 विधायक हमारे वहाँ के ऊपर चुनाव जीते हैं। वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं मैनपुरी की महाभारत में अब ओम प्रकाश राजभर की एंट्री भी हो गई है, जिन्होंने मैनपुरी में रमाकांत कश्यप को मैदान में उतारा है। हाँ, मैनपुरी लोकसभा चुनाव पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितनी दमदारी से लड़ेगी? देखिए, अभी बाई इलेक्शन जो होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष का होता है। सच्चाई तो ये है, हम जो 5 साल मेहनत किए हैं, 5 साल में हम कितना जगह पाए हैं। शिक्षा की लड़ाई को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा को लेके, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, रोजगार परक शिक्षा कैसे लागू हो, देश में तकनीकी शिक्षा लागू कराने को लेकर के हम कितने लोगों को समझा पाए हैं। हमारा प्रत्याशी जब लड़ेगा तभी न समर्थन कितने लोगों का मिल रहा है, तब ये निर्भर करता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। हमारा समाज जो कश्यप समाज 3 से 4 लाख जो मैनपुरी लोकसभा में है हमारे साथ में है, प्रजापत समाज हमारे साथ में है, पाल समाज हमारे साथ, इनके नेता मेरे साथ में हैं। हम लोग गठबंधन में इनके चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव होना है, उसकी तारीखें घोषित हो चुकी हैं। अभी बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार ढूंढने में जुटी है, जबकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी की लोकसभा सीट पर सुभाषपा कश्यप बिरादरी से आने वाले पार्टी के नेता को चुनाव लड़ाने जा रही है, तो वहीं अगर खतौली की बात करें तो वहां पर रमेश प्रजापति को सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहां ओबीसी वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है और ऐसे में सुभाषपा का इन दोनों ही सीटों पर ओबीसी बिरादरी के उम्मीदवार को खड़ा करना कई सवाल खड़े करता है। अब मैनपुरी में राजभर की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी बजाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैनपुरी के दंगल के साथ साथ रामपुर की लड़ाई भी दिलचस्प हो चुकी है, जहां मैनपुरी के साथ चुनाव होना है। लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने आजम खान को राहत दे दी तो ये चुनाव टल सकता है, लेकिन अगर नहीं टला तो यहां से आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा का नाम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आजम खान इस बार अपना किला बचा पाएंगे, क्योंकि रामपुर की साख 5 महीने पहले भी दांव पर लगी थी, जहां आजम खान को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं एक चुनावी जंग खतौली में भी होनी है, जिसे पश्चिम का पावर सेंटर बताया जा रहा है। ये सीट 2022 में भाजपा ने जीती थी, लेकिन विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ी है। इस सीट पर सपा ने रालोद को फ्री हैंड दे दिया है। मतलब खतौली में अब सपा चुनाव नहीं लड़ेगी, रालोद लड़ेगी। वैसे भी शुरू से खतौली पर रालोद का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, क्योंकि विक्रम सैनी की सदस्यता की बात जयंत चौधरी नहीं उठाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई और अब इस सीट पर चुनाव हो रहा है। बड़ी बात यह भी है कि 2022 में भी खतौली की सीट रालोद के हिस्से में ही आई थी, लेकिन इस बार खतौली के दंगल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी ताल ठोक रही है, जिससे उपचुनाव की बाजी रोचक हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा उपचुनाव में भाजपा को रोक पाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं सपा के हिस्से हार ही आई है। फिर चाहे रामपुर और आजमगढ़ हो या गोला, ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अखिलेश इस बार भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे या फिर चूक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो मैनपुरी की जो जंग है उसमें अखिलेश के सामने क्या अग्नि परीक्षा है ये आपको बताते हैं। और अखिलेश की अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह की विरासत संभाली है। शिवपाल लगातार बगावत के संकेत दे रहे हैं, तो पहली अग्नि परीक्षा यही है कि शिवपाल तो नुकसान नहीं कर देंगे। भाजपा का बढ़ता ग्राफ 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा मैनपुरी में 20% वोट बढ़ा है। और ऐसे में पिछली बार मुलायम सिंह यादव सिर्फ 91,000 वोट से ही जीते थे, लाखों का अंतर पहले होता था, तो ये भी एक चुनौती है। अब मुलायम सिंह नहीं है, उनका दुखद निधन हुआ। राजभर की एंट्री, ओम प्रकाश राजभर ने रमाकांत कश्यप को मैदान में उतार दिया है। वो भले जीत न पाए लेकिन खेल खराब करने की ताकत रखते हैं, ये भी चुनौती है। लगातार उपचुनाव में हार हो रही है जो समाजवादी पार्टी की, क्या कॉन्फिडेंस के साथ लड़ाई हो पाएगी, ये भी एक चुनौती है। मैनपुरी में चुनाव प्रचार से जो दूरी है एक बड़ा कारण है। खुद प्रचार करने अखिलेश नहीं उतर पा रहे, इसलिए वो धार पार्टी में नहीं आ पा रही है। अग्नि परीक्षा ये भी मैनपुरी में है। परिवारवाद का जो आरोप है, सबसे बड़ा आरोप जो है कि मैनपुरी में सपा यादव उम्मीदवार को उतारेगी। आज भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने हमला किया कि सपा का यादव भी परिवार से होगा क्या, या परिवारवाद से बाहर आएगी। तो ये तमाम चुनौतियां हैं जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। रामपुर की बात करते हैं। आजम का इम्तिहान है 9 साल का वनवास, क्योंकि 3 साल की सजा हुई है। वो पहले 3 साल की सजा काटेंगे, फिर अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इस वक्त आजम की उम्र 74 है, यानी कि 83 साल की उम्र तक आजम को वनवास झेलना है। दूसरी चुनौती इम्तिहान है रामपुर लोकसभा में हार। जून के महीने में रामपुर में उपचुनाव हुआ तो इसमें आजम की साख दांव पर लग गई, क्योंकि आजम बाजी हार गए। जौहर यूनिवर्सिटी की जांच, आजम की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी मुश्किल बढ़ा रहा है। हाल ही में जांच के दौरान कई सामान बरामद हुए जिसमें बेशकीमती किताबें थी, तो ये भी परीक्षा है क्योंकि साख को भी बट्टा लग चुका है। मुस्लिम वोट पर पकड़, जिस मुस्लिम वोट पर आजम अपनी पकड़ बताते हैं उसका टेस्ट इस बार होना है, क्योंकि उपचुनाव जो रामपुर का लोकसभा का था उसमें टेस्ट गड़बड़ हुआ था। बेटे अब्दुल्ला का उम्र विवाद भी मुश्किल कर रहा है। एक विवाद आजम के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का है, जिनकी उम्र वाला विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो रामपुर में आजम के सामने इम्तिहान के तौर पर आएंगी। और अब बात आजम को सुप्रीम कवच की, क्योंकि जिस हेट स्पीच के चलते आजम खान की विदाई की गई थी उसमें आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। वहीं 11 नवंबर तक रामपुर के उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। और अब सबकी नजर 10 नवंबर की तारीख पर टिकी है, क्योंकि अब गेंद सेशन कोर्ट के पाले में है। अगर सेशन कोर्ट से राहत मिली तो आजम को राहत मिल जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर राहत मिली तो क्या आजम की विधायकी बचेगी। बड़ी अदालत ने बड़ी राहत देते हुए रामपुर उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वो पहले आजम खान के अपील पर विचार करे और फिर चुनाव आयोग चुनाव को लेकर कोई फैसला करे। इसके साथ ही आजम खान को 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत भी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि आजम खान को पर्याप्त समय नहीं मिला जिससे कि वो ऊपर की कोर्ट में जाकर के अपने खिलाफ आए सजा पर कहीं न कहीं याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से भी उनकी बातें सुनी, उनकी दलीलें सुनी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से आदेश पारित किया जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि आजम खान के खिलाफ जो दोष सिद्धि हुई है, यानी कि जो उन्हें 3 वर्ष की सजा हुई है, इस पूरे मामले पर कल निचली अदालत सुनवाई करे और कल ही निचली अदालत सुनवाई करके निर्णय ले। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल पुराने हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके अगले ही दिन आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पैरवी करते हुए पी चिदम्बरम ने दलील दी है कि ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आजम खान को उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। इस दौरान पी चिदम्बरम ने विक्रम सैनी का जिक्र करते हुए कहा कि जो तेजी आजम खान के मामले में दिखाई गई वो विक्रम सैनी के मामले में क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मुजफ्फरनगर केस में विक्रम सैनी को कोर्ट ने 11 अक्टूबर को 2 साल की सजा सुनाई थी
लेकिन इसके कई दिन बाद भी उनकी सीट रिक्त घोषित नहीं की गई, जबकि आजम खान की सजा के अगले दिन ही उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी गई। 27/10/2022 का जो ऑर्डर था जजमेंट, उसके विरुद्ध आज हमने अपील जो है सेशन जज के यहाँ पर दाखिल करी है। जी हाँ, तो क्या हुआ अपील? अपील एडमिट हो गई है। अच्छा, तो अपील में क्या एंट्रीम बेल भी मिला है? हाँ जी, एंट्रीम बेल मिली है 16 तारीख तक के लिए। 16 जी। तो अब कहाँ जाएगा यहाँ से कोर्ट? इसका जो स्पेशल जुडिक्शन है MPMLA कोर्ट के लिए, वहाँ के लिए ये अपील वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर निचली अदालत आजम खान के खिलाफ दोष सिद्धि के मामले में रोक लगाती है तो आजम खान की विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी, और अगर दोष सिद्धि पे मामले पे निचली अदालत रोक नहीं लगाती है तो आजम खान की विधानसभा सदस्यता जाई हुई मान ली जाएगी, और फिर चुनाव आयोग 11 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करके रामपुर में उपचुनाव घोषित कर सकता है। तो जाहिर तौर से बात है कि कल सभी की निगाहें रामपुर की निचली अदालत पर टिकी होंगी, जहां पर देखना यह होगा कि क्या रामपुर की निचली अदालत आजम खान के खिलाफ दोष सिद्धि पर रोक लगाती है या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रामपुर में अब उपचुनाव टल जाएगा? क्या आजम खान की विधायकी बच जाएगी? ऐसे सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि अब गेंद सेशन कोर्ट के पाले में है और अब सबकी नजर उसके फैसले पर टिकी है। क्योंकि सवाल सिर्फ उपचुनाव का नहीं है, आजम खान की राजनीति का भी है। क्योंकि अगर चुनाव हुआ तो रामपुर में आजम खान की साख फिर एक बार दांव पर होगी, और इस बार आजम खान रामपुर को नहीं बचा पाए तो उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और अब बात सपा विधायक इरफान सोलंकी की, क्योंकि इन दिनों सपा विधायकों की मुश्किल कम नहीं हो रही है। जहां एक तरफ आजम खान की मुश्किल बढ़ी, वहीं कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जिन पर जमीन कब्जाने की नीयत से लगाने के आरोप हैं, अब पुलिस इरफान की तलाश में दबिश दे रही है। है कि बीते सोमवार को विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने प्लॉट में कब्जे की नीयत से आग लगा दी थी। पीड़ित परिवार ने जाजमऊ थाने में रिजवान के खिलाफ तहरीर दी थी, जिस पर पहले तो पुलिस ने कार्रवाई करने से कोताही बरती, लेकिन जब बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस एक्शन में आ गई। सोमवार की रात को इस प्रॉपर्टी में जब यहाँ पर रहने वाली फातिमा नाज शादी में शिरकत करने के लिए अपने परिवार के साथ गई हुई थी, तब यहाँ पर आग लग गई थी। फातिमा का ये कहना है कि रिजवान सोलंकी की नज़र और इरफान सोलंकी की नज़र इस प्रॉपर्टी पर काफ़ी दिनों से थी। उनको धमकाया जा रहा था यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मौका पाकर इस प्रॉपर्टी पर आग लगा दी गई, इस जगह पर आग लगा दी गई। और उसके बाद जब वो यहाँ पहुँची तो आग लगे हुए उन्हें मिला। इसी केस में पुलिस बुधवार सुबह भारी पुलिस फोर्स के साथ दबिश देने पहुंची थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के दबिश के बाद इरफान सोलंकी अखिलेश यादव से मिलने सपा दफ्तर पहुंचे थे, जहां अपनी बात बताते हुए वो भावुक हो गए। मेरे घर में दबिशदारी, जहां मेरी बेटी, 2 बेटियां और मेरी धर्मपत्नी थी, 35 लोग थे। अगर कहीं पे आग लग रही है, कोई लोग कह रहे हैं ये मेरा घर है, तो पुलिस उसकी जानकारी लेती है, छानबीन करती है। उसके बाद मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं 4 बार का विधायक हूँ। कोई भी मेरे खिलाफ अगर मुकदमा लिखा रहा है तो पुलिस उसकी जानकारी करेगी या एक तहरीर पे मेरे घर पे। आपके परिवार वाले दहशत में है। रात में 2 बजे आपकी बेटी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल किया। जी बिल्कुल है, भावुक हो गया। इरफान सोलंकी विधायक हैं कानपुर से, और आज इनको यहाँ पर आए हैं, अखिलेश यादव से मिलने आए हैं। अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी के मामले में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित किया है। ये प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को कानपुर जाकर पूरे मामले की पड़ताल करेगा और पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेगा, जिसके बाद ये प्रतिनिधि मंडल पूरी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। कानपुर में महिला के प्लॉट पर कब्जा करने और उसके घर को जलाने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस से बचते घूम रहे विधायक इरफान सोलंकी आज सीधे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और यहां पर
सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी व्यथा बताई। बोले कि कानपुर पुलिस उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, उनके परिवार की महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कानपुर जाकर पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इरफान सोलंकी को अखिलेश यादव बचा पाएंगे, क्योंकि सोलंकी पर दर्ज धाराएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पहले सिर्फ 436 और 506 की धारा दर्ज थी, लेकिन अब पुलिस ने धारा 147, 327, 427, 386, 504 और 120 भी दर्ज कर दी है। वहीं इरफान सोलंकी और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज करने में कोताही बरतने वाले थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। जो विधायक हैं उनकी बेटी ने एक वीडियो बना के वायरल किया, उसमें ये खौफ और डर का साया बनाने की बात कही गई है, इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस वीडियो में ही देख सकते हैं कि पुलिस एज पर लॉ वर्क कर रही है एंड वी हैव केप्ट आवरसेल्फ विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड विल कीप वर्किंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। तो हमें उस पर एक्ट करना है और हम विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ हमने वर्क किया है एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ ही हम वर्क करेंगे। मतलब इरफान सोलंकी की मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि सवाल जमीन कब्जाने का है, जिसको लेकर योगी सरकार शुरू से ही सख्त नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर जो आरोप इरफान सोलंकी पर लगे हैं, अगर वो सही हुए तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? कानपुर से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। अब बात सीएम योगी की साधना की, कृष्ण से मंगल कामना की। आज सीएम योगी मथुरा में थे, जहां उन्होंने एक तरफ गुरुकुल का उद्घाटन किया तो दूसरी तरफ उन्होंने डेयरी फार्म को हरी झंडी दिखाई। इससे मथुरा के विकास को रफ्तार मिलेगी। अयोध्या में विकास की झांकी, काशी के बाद मथुरा बाकी। विकास का ब्लूप्रिंट तैयार, ब्रजधाम का होगा उद्धार। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये दूसरा मौका था जब सीएम योगी फिर एक बार भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में थे। वैसे तो सीएम योगी जब जब मथुरा आते हैं ब्रज के रंग में रंग जाते हैं, फिर चाहे भगवान कृष्ण की भक्ति हो या ज्ञान की शक्ति हो, क्योंकि इस बार सीएम योगी ने जहां एक तरफ इस्कॉन के बनाए गुरुकुल का उद्घाटन किया, वहीं डेयरी फार्म को हरी झंडी दिखाई। अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को और पशुधन पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी, तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश, उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। मतलब मथुरा को विकास की ऐसी रफ्तार दी है जो आध्यात्म के साथ साथ पूरे प्रदेश को एक नई दिशा दिखाएगी। गौरतलब है कि जब से सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली है, मथुरा हमेशा से उनके एजेंडे में रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा प्रेम अलग ही देखने को मिलता है। जब से योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभाली है, तब से मथुरा के उन्होंने अनगिनत दौरे किए हैं और मथुरा को बड़ी बड़ी सौगातें भी दी हैं। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे थे और उन्होंने रात्रि विश्राम भी यहीं पर मथुरा में ही किया था। और आज उन्होंने इस्कॉन मंदिर द्वारा निर्मित एक बड़े गुरुकुल का, एक बड़े मंदिर का और एक बड़े डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।